व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गर्मियों की आमद है और हर बंदे को जो है वो एयर कंडीशन चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बिल की कॉस्ट दिन ब दिन आपको पता है कि बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन में मैं आज आपको चंद एक टिप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप जो है वो अपने एयर कंडीशन के बिल की कॉस्ट को 40 से 50% तक जो है वो कम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एयर कंडीशन के हवाले से कि जब आपने एयर कंडीशन को लगवाना है तो सबसे पहले आपने अपने रूम को कैलकुलेट करना है कि हमें रूम में जो एयर कंडीशन लगेगा वो किस साइज़ का लगेगा। अगर आपने ज़्यादा बड़ा लगवा लिया है और आपके रूम का साइज़ है छोटा, तो जब आपका एयर कंडीशन स्टार्ट होगा और ऑन ऑफ होता रहेगा तो एक टॉर्क पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। अगर आपने एसी को जो है वो छोटा चूज़ कर लिया है और आपका रूम है बड़ा, तो आपका एयर कंडीशन ज़्यादा टाइम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं कि आपका जो है वो बिजली का बिल पड़ जाए। तो सबसे पहला रीज़न तो है ये। तो मैं आपको इसका फ़ौरी हल बता दूं कि आपने करना क्या है, कि किस तरह जो है वो आपको जो है वो अपने रूम का साइज़ जो है सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका जो है वो रूम जो है वो साइडों से कवर है, उसके बाद वो सीलिंग वगैरह भी हुई या लेंटर है उसके हुआ है, तो फिर तो जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके रूम का जो साइज़ है उसको आप स्क्वायर फुट में कैलकुलेट करें, तो स्क्वायर फुट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्वायर फुट में आपने लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो है वो स्क्वायर फुट का एरिया निकल आएगा। तो आपने स्क्वायर फुट निकालना है। तो स्क्वायर फुट में सबसे पहले अगर आपके पास जो है वो 90 स्क्वायर फुट का जो है वो एरिया है, या उससे भी पहले जो है वो 60 स्क्वायर फुट का एरिया है, तो आप उसके लिए आधे टन का यूनिट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 टन का जो है वो छोटे से, आपको पता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर शॉप्स के ऊपर लगे होते हैं वो छोटे से एयर कंडीशन, तो वो 0.5 टन के एयर कंडीशन होते हैं। तो वो आपके 60 स्क्वायर फुट के एरिया के लिए एसी होता है। उनका साइज़ जो है वो 90 स्क्वायर फुट का है, तो उसके लिए जो है वो आप 0.075 का यानी कि पौने टन का एयर कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो वो भी आपको अच्छा कूलिंग के इम्पैक्ट देगा। तो उसके बाद अगर आपका जो है वो 90 से 100 स्क्वायर फुट का एरिया है, ठीक है, या 105-6 स्क्वायर फुट का एरिया है कमरे का, तो उसके लिए आप 1 टन का एयर कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपका अगर जो है वो एरिया जो है वो 130 से 200 तक स्क्वायर फुट तक है, तो 200 स्क्वायर फुट के लिए आप जो है वो 1.5 टन का एयर कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी ज़्यादा अगर आप 100 जो है वो 200 तक है या 225 तक भी है, तब भी आप जो है वो 1.5 टन का एयर कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपका रूम जो है वो उससे थोड़ा-सा बड़ा है, यानी कि आपका 225 से लेके 260 स्क्वायर फुट का आपका रूम है, तो उसके लिए आप जो है वो एयर कंडीशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। वो 2 टन का एयर कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हम किस कंपनी का एयर कंडीशन लें, तो किस कंपनी का ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो इस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये आम सी बात चलती है कि हमने जो है वो फ़लाँ कंपनी का लगवाया था, हमारा कमरा ऐसा था लेकिन फिर भी कूलिंग जो है वो कम करता था। लेकिन वहीं पे कोई और बात देखने को मिलती है, वो कहता है कि मैंने फ़लाँ कंपनी का लगवाया था लेकिन उसकी जो है वो कूलिंग ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको ऑपरेट करने पे, चलाने पे और आपके जो है वो रूम के जो है वो प्रिपरेशन है उस पे डिपेंड करती है। तो अगर आपके रूम में विंडोज़ हैं, एक विंडो है या एक से ज़्यादा विंडोज़ हैं, तो कोशिश करें अगर वो विंडो धूप वाली साइड पे है तो उसको धूप वाली साइड से भी कवर करें, यानी कि बाहर से भी कवर करें और अंदर से भी कवर करें। उसके ऊपर जो है वो कुछ कपड़ा नुमा या इस तरह की कोई जो है वो मोटा कपड़ा इस्तेमाल करके उसको आप कवर्ड कर दें, ताकि धूप जो है वो उस विंडो पर ना पड़े, और जब शीशा हीट हो तो वो हीट जो है वो आपके एक रूम के अंदर ट्रांसफर ना हो, जिससे एयर कंडीशन की जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क आ सकता है। अगर 2 विंडो हैं तो धूप वाली साइड को कवर करें, बाहर से भी करें, अंदर से भी करें, और एक विंडो है तो उसको अंदर से लाज़मी कवर्ड करें, ताकि वो उसकी जो है हवा की एंट्री जो है वो आपके रूम तक जो ना हो सके। तो कोशिश करनी चाहिए कि बाहर की हवा अंदर ना दाखिल हो सके और अंदर की हवा जो है वो बाहर ना जा सके। अगर ये दोनों अवामिल होते हैं तब भी आपकी कूलिंग पे असर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अक्सर आपने दरवाजे के नीचे वाली साइड पे देखा होगा तो कुछ जगह आपकी बच जाती है, तो उस जगह से
आप अगर बाहर से खड़े होके उसके साथ जो है वो सेंस करें, महसूस करें, तो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग की कैपेसिटी आपकी बाहर की तरफ जो है वो निकल रही होती है। तो वो यही वजह है कि आपकी कूलिंग जो है वो ज़ाया हो रही होती है। उसके बाद अगला जो इम्पैक्ट आता है वो आपका रूफ से आता है, छत से आता है। अगर आपके ऊपर भी कमरा है तो फिर तो वेल एंड गुड है, उसका आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ऊपर भी जो है वो कमरा नहीं है, ओपन छत है, तो उसको चाहिए कि आप उस पे जो है वो कोई कोटिंग करवाएं किसी चीज़ की, जैसा कि वाइट जो है वो पेंट हो गया ये इस तरह की, क्योंकि उससे जो है रिफ्लेक्ट होके हीट कम जज़ब होती है छत के अंदर, जिससे आपका जो है वो रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। उसके बाद जब भी आपने एयर कंडीशन को चलाना है तो कोशिश करें कि आप जो है वो उसको वहाँ पे टेम्परेचर रखें, क्योंकि आपको पता है कि इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है, ठीक है। इससे जब टेम्परेचर डाउन जाता है तब इंसान ठंडक फील करता है, और इससे जब अप जाता है तब इंसान जो है वो गर्मी महसूस करता है। तो 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है। अगर आपके इन्वायरमेंट का यानी कि एवरेज टेम्परेचर कहते हैं जो बॉडी के कोई भी मशीन है उसके साइड का टेम्परेचर, तो बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अगर 37 से अप जाता है या डाउन जाता है तब इंसान ठंडक या गर्मी महसूस करता है। तो फ़र्ज़ करें कि आपने अपने एयर कंडीशन को 26 पे सेट किया है, तो वो एयर कंडीशन 26 पे बेहतरीन है, ठीक है। उसको आप रेगुलर चलने दें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अगर आपने एक रूम जो है स्पेसिफिक किया हुआ है एयर कंडीशन के लिए, तो उसको टेम्परेचर आपने 26 पे रखा हुआ है और आपने 1 घंटा बैठे हैं, और 1 घंटा बैठने के बाद आपने एयर कंडीशन को बंद कर दिया है, और आपने 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फिर उसी कमरे के अंदर आना है, तो आपने दोबारा से एयर कंडीशन को चलाया। उसने फ़र्ज़ करें कि जब आपने एयर कंडीशन को बंद किया तो आपके रूम का टेम्परेचर जो था 26 था, ठीक है। उसके बाद आप बाहर चले गए, जब वापस आए तब आपने एयर कंडीशन जो बंद रखा हुआ था, आपके रूम का टेम्परेचर दोबारा जो है वो चला गया है, यानी कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से फ़र्ज़ करें कि 5 डिग्री कम कर लेते हैं। अगर बाहर 40 है तो आपके रूम का टेम्परेचर जो चला गया है वो 36 पे चला गया है। तो एयर कंडीशन को टाइम लगेगा कि वो पहले उसने जो 2 मिनट चल के आपके रूम के टेम्परेचर को 26 पे मेंटेन किया हुआ था, अब उसे 20 मिनट लगेंगे वो आपके 37 से वापस टेम्परेचर लाते हुए आपका जो है वो रूम का टेम्परेचर 26 पे करते हुए। तो इस तरह अगर आपने घंटे डेढ़ के लिए बाहर जाना है तो आप रूम का जो है एयर कंडीशन उसे ऑन रहने दें। ये कभी मत सोचिएगा कि वो इस तरह चल जाएगा, ज़्यादा चल जाएगा, तो ज़्यादा नहीं चलेगा। आपने 26 पे सेट किया है तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो 26 पे बरकरार रखेगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए चलेगा या 3 मिनट के लिए, तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन रखेगा। तो मेंटेन रखने के लिए उसको ज़्यादा बिजली नहीं दरकार होती, जबकि उसने दोबारा से टेम्परेचर को अचीव करना है तो वो ज़्यादा टाइम चल के आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो अचीव करता है। तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि हम एयर कंडीशन को जिस कमरे के लिए हमने लगाया है एयर कंडीशन, अगर आपने आधे घंटे के लिए या घंटे डेढ़ के लिए 2 घंटे के लिए जाना है तो आपने एयर कंडीशन को ऑन ही रहने देना है, उसी टेम्परेचर पे चलने देना है। इससे क्या होगा कि आपका एयर कंडीशन को दोबारा जो है वो आपको 26 टेम्परेचर लाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चलना पड़ेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा जो है वो बिल का अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका जो बिल है वो तकरीबन 15% जो है वो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, जो हमने डाटा एनालिसिस किया है उस हिसाब से। उसके बाद जब भी आपने फ़ैन स्पीड को एडजस्ट करना है तो आपने उसको लो स्पीड पे एडजस्ट नहीं करना। आप हमेशा उसको जो है वो हाई स्पीड पे रखें, ठीक है। हाई स्पीड से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमरे की जो है वो एयर को रिफाइन करेगा, उसके बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एवापोरेटर से गुजारेगा और ज़्यादा प्रेशर के साथ निकालेगा। उससे क्या होगा कि जल्दी आपके रूम का टेम्परेचर अचीव होगा, जिससे जो है वो एसी को दोबारा जो है वो कंप्रेसर को शट डाउन करने में, शट डाउन तो नहीं होता इन्वर्टर का, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद मिलेगी। उसके बाद अगर आपके एयर कंडीशन की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई हुई, यानी कि आपका एयर कंडीशन की सर्विस नहीं है, एवापोरेटर पे डस्ट है, ब्लोअर पे डस्ट है, तो आप जो है वो उसको चलाते हुए कम से कम जो है वो 40% तक जो है वो एनर्जी ज़ाया कर दें। क्योंकि क्या होता है, आपको पता है कि जब हमारा ब्लोअर साफ़ होता है, एवापोरेटर साफ़ होता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट दे रहा होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें डस्टी होती हैं तो इन दोनों की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दोनों चीज़ें अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही होती, क्योंकि उनके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं एवापोरेटर के अंदर, उन पे जब रेफ्रिजरेंट उनके अंदर से गुजरती है तो वो टेम्परेचर जो है वो छोड़ती है। तो टेम्परेचर जो सबमिट होता है उन जो है वो
फिंजों के ऊपर, तो उन फिंजों से जब एयर आकर टकराती है, जो आपके नीचे ब्लोअर चल रहा होता है वो हवा को सक करता है और उससे ऊपर से जब गुजरती है, तो उसके अंदर से जब गुजरती है तो हवा जो है टेम्परेचर जो है वो पहले जो उसका टेम्परेचर था 37-38, वो उसके अंदर से गुजरते ही उसका टेम्परेचर जो है एकदम से जो है वो 22 डिग्री पे आ जाता है, 21 डिग्री पे आ जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो अगर प्रॉपर आपका ब्लोअर जो है वो हवा को सक नहीं करेगा, प्रॉपर नहीं खींचेगा, तो ना ही आपका जो है वो इवेपोरेटर प्रॉपर काम करेगा और ना ब्लोअर। तो इससे जो है वो आपका कमरा जो 1 घंटे में जो है वो चिल होता है, वो आपका जो है वो कम से कम जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर जो है वो उस टेम्परेचर को अचीव करेगा। अगर आपने 37 से 26 पे लाना है तो कम से कम उसको जो है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा उसको वो टेम्परेचर अचीव करते हुए। तो इसलिए अपने कमरे को जो है वो रेगुलर जो है वो बंद रखें और उसके बाद एयर कंडीशन को रेगुलर चलने दें और उसी के साथ जो है वो एयर कंडीशन की प्रॉपर जो है वो आपने मेंटेनेंस भी करवानी है। इसी के ऊपर जो फ़िल्टर लगे होते हैं उनको आप प्रॉपर जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर जो है वो उनको क्लियर करें। ठीक है, अगर उनको आप साफ़ नहीं करते तो उसके ऊपर जो है डस्ट की लेयर जम जाती है और वो हवा जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती हमारे वेपोरेटर तक। तो क्या होता है कि हमारा एयर कंडीशन चलता तो है लेकिन उस पर अच्छा खासा कूलिंग का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो कूलिंग जो है वो नहीं देता और आपकी एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि अपने एयर कंडीशन के फिल्टर्स को प्रॉपर क्लीन करना है और उनको क्लीन रखने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि जब भी आपने अपने रूम की सफाई करनी है तो आपने अपने एयर कंडीशन को जो है वो बंद करना है। यानी कि वो अगर बंद होगा तो डस्ट जब उड़ती है तो आपको पता है कि आपका जो है वो एयर कंडीशन पूरे कमरे की हवा को वापस खींचता है और उसको क्लीन करके निकालता है। तो इस तरह जब आपका जो है वो डस्ट उड़ रही होगी तब आपका जो है वो एयर कंडीशन चलता रहेगा, तो वो डस्ट को खींच के आपके फ़िल्टर को चोक कर देगा, जिससे आपके फ़िल्टर जो है वो जल्दी जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपने रूम की सफाई करनी है तो कोशिश करेंगे एयर कंडीशन को बंद कर दें। भी आपने एयर कंडीशन को चलाना है तो उसके साथ आपने इंटरनली एक जो है वो छोटा फ़ैन लगा लें, चाहे वो डीसी फ़ैन लगवा लें, वॉल माउंटेड या ब्रैकेट फ़ैन लगवा लें। तो उससे क्या होता है कि आपके पूरे कमरे के अंदर जो है वो बराबर टेम्परेचर जो है वो स्प्रेड होता है और पूरे कमरे के अंदर जो है वो आपका एयर जो है वो थ्रो होती है, जिससे क्या होता है कि बाज़-औक़ात एसी की थ्रो जो है वो इतनी पहुंच नहीं पाती, जिससे जो है वो साइडों पे जो एरिया होता है उस पे जो है वो कूलिंग जो है वो फील नहीं होती। तो उसके लिए आप इंटरनली जो है वो एक फ़ैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं रूम के अंदर, जो आपके पूरे रूम के अंदर जो है वो कूलिंग को सेपरेट करेगा। तो इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कूलिंग पे, तो जिससे जो है वो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है। कर ली जाए इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के हवाले से कि आपको जो है वो कौन सा एसी लगवाना चाहिए और कौन सा एसी अगर आपका लगा हुआ है तो आप उसमें कौन सी चेंजिंग करें जिसकी वजह से आपके बिल की जो है वो कंजप्शन कम हो जाए। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर तो वेल एंड बेस्ट है, उस पर जो है वो खुद ही अपनी साइन वेव को स्लोली ऊपर लेकर जाता है और थोड़े एम्पेयर पर स्टेबल रखता है और कूलिंग जो पूरी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस आने लगता है और मुकम्मल बंद होने से पहले फिर आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर वो जो है वो कूलिंग की तरफ जाने लगता है और एक स्मूथ जो है वो साइन वेव के साथ जो है वो चलता रहता है। वहीं पे अगर नॉन इन्वर्टर की बात कर लें तो नॉन इन्वर्टर बिल्कुल ही ऐसा नहीं करता, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका एक टन का नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन जो है वो दे रहा है 6 एम्पेयर, तो वो जब चलता है स्टार्ट होता है तो वो तकरीबन आपके 13-14 एम्पेयर लेता है। तो 13-14 एम्पेयर के अंदर जो कूलिंग करता रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, कम से कम उसको 3 से 4 सेकंड तक या 5 सेकंड तक भी लग जाते हैं, या बाजू का जो कंप्रेसर जो पुराने होते हैं तो उनको 30 सेकंड तक भी टाइम लगता है, तकरीबन वो 6 एम्पेयर से जो ऊपर जाके वापस आने में 6 एम्पेयर तक। तो यहाँ पे नॉन जो इन्वर्टर जो कंप्रेसर है वो अगर दिन में 10 से 15 दफ़ा भी ऑन ऑफ होते हैं तो वो जो तकरीबन 12 से 13 एम्पेयर का जो टॉर्क होता है वही आपकी बिल की मद में एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाता है। अगर आप रोज़ के 10 से 15 जो है वो टॉर्क जो है वो काउंट करें तो फ़र्ज़ करेंगे उनको सारी की टाइमिंग आप मैच करें तो कम से कम 3-4 मिनट तक आपका डेली जो है वो एक्स्ट्रा बिल जो है वो आता है। तो ऐसा है कि जैसे आपने रोज़ जो है वो पूरे महीने की कैलकुलेशन एवरेज निकालें तो आप 5 से 6 यूनिट जो है वो आपके मंथली आपके बिल में एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर हाल यही है कि आप अपने एयर कंडीशन को चेंज कर लें, इन्वर्टर की तरफ आएँ। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपका इन्वर्टर नहीं है तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने जो है वो अपने
एसी के साथ जो है वो या तो स्मार्ट थर्मोस्टेट अटैच करना है, या फिर उसके साथ जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है वो आप चेक करें कि वो उसका ठीक है, तो उसको आपने टाइमर पे एडजस्ट करना है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपका एयर कंडीशन 1 घंटा चलता है तो आपने उसको 1.5 घंटा या 1 घंटा बंद रखना है। तो उसके साथ आप कमरे के अंदर फ़ैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये है कि वो आपके कमरे की कूलिंग को बरकरार रखेगा। तो कोशिश करनी है कि आपने टॉर्च से बचना है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर वो 1 घंटा चलता है तो कोशिश करें कि वो 1 घंटा जो है वो बंद रहे, या फिर उसका सिर्फ फ़ैन चलता रहे। बाकी एयर कंडीशन को आपने टाइमर लगा देना है। टाइमर की मदद से वो सिर्फ इनडोर के फ़ैन को चलाएगा, आउटडोर को बंद रखेगा। वो आप आधे घंटे का लगा सकते हैं, जो है वो आपने 40 मिनट का भी लगा सकते हैं। जितना आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप उसका जो है वो टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो बिल की बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो कम होगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये थे वो टिप्स जिनकी वजह से आप जो है वो अपने एयर कंडीशन के बिल की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।